नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है सेंटर ऑफ मास के अगले अध्याय में। और आज हम लोग, जैसा हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है कि पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी है, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इंटरनल फोर्सेस की वजह से या इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास में परिवर्तन ना आना। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब हम लोगों ने कोलिजन को देखना स्टार्ट किया कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं। अब अगर सोचा जाए तो कोलिजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ी चीज ये वास्तविक जीवन में होता है हमारे साथ। दूसरी चीज, कोलिजन के साथ हमारी एक शुरुआत होती है जहां हम पार्टिकल्स को जब देखते हैं, वो कोलाइड करते हैं, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, इन चीजों के माध्यम से इसको स्टडी करने वाले हैं। लेकिन क्यों करने वाले हैं? ताकि इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सके और उस जानकारी को उपयोग करके हम अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सके। तो यहाँ इंसान की क्यूरियोसिटी है और सामने कोलिजन है, हमें उस कोलिजन को ऑब्जर्व करना है और नेचर से कोलिजन से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त करनी है, जिसकी अब हम लोग शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत यहां से होगी और आगे चल के आपके जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब होता है, बॉडी डिफॉर्मेशन, एनर्जी का लॉस, थर्मोडाइनमिक्स और आपका टिल द ऑल द वे टिल आपका ये कह लो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इन सब में जाके ये जानकारी मतलब ये जानकारियां वहां इस्तेमाल होने वाली हैं। और ये जस्ट एक शुरुआत है। क्यों? क्योंकि हम शुरुआती दिनों के फिजिक्स के नियमों को खोज रहे हैं, जैसा आज से कई सौ साल पहले वैज्ञानिकों ने खोजा था। बस हमें भी क्या करना है, हमें राइट वे ऑफ एजुकेशन फॉलो करनी है। जो ज्ञान हमारे पास मौजूद है उसके जरिए वास्तविकता को ऑब्जर्व करके गणित की भाषा में बात करेंगे, जवाब हमें नेचर खुद देगा, यानी कि ज्ञान हमें नेचर स्वयं प्रदान करेगा। तो उसी चीज को अब हमें यहां पर ऑब्जर्व करना है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कोलिजन को। कोलिजन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? बाई ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं कोलिजन क्या होता है। हम सबको पता है, दो वस्तुएं टकरा गई, ठीक है। अब अगर दो वस्तुएं हैं मेरे पास, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, ठीक है। ये आपस में टकराएंगे, रेस्ट में होंगे तो नहीं टकरा सकते, तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें वेलोसिटी होनी चाहिए, किसी एक में होनी चाहिए और वो भी दूसरे वस्तु की तरफ होनी चाहिए। तो यदि मैं m1 को u1 वेलोसिटी दे दूं और m2 को रेस्ट पे रखूं, तो ये इसे अप्रोच करेगा और इससे कोलाइड कर जाएगा। और मैं ये अगर ये कहूं कि m2 की भी कोई वेलोसिटी है u2, तो कोलाइड करने का पैरामीटर लॉजिकली क्या आएगा कि u1 आपका u2 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो उसको अप्रोच करेगा और उससे वो टकरा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है कि U1 आपका U2 से बड़ा होना चाहिए। और ये चीजें याद करने वाली नहीं है, ये वास्तविक चीजें हैं जो हमें पता है, सिंपल, ठीक है। अब हमें कोलिजन के बारे में इतनी जानकारी, मतलब ये पता है कि कैसे वो टकराएंगे। अब बात करें तो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का सेंटर ऑफ मास भी है। अगर उसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर, तो उसका भी मोशन होगा कोलिजन के दौरान। तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई परिवर्तन आता है, नहीं आता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ हम स्टडी करने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, पहले वस्तुओं को, नेचर में जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके जरिए जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं पहले वो कर लेते हैं, जो इजी ज्ञान है। और वो ये है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, उनमें भी एक नेचर देखा जाता है कि जो ये बॉडीज है ना, जो ये बॉडीज हैं, ठीक है, इनके अंदर भी दो चीजें हम वास्तविकता में देखते हैं। और वो क्या होता है कि बॉडीज या तो इलास्टिक इन नेचर होती है, इलास्टिक, या फिर इन इलास्टिक। अब इस शब्द पर आते हैं। बेसिकली ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये है दो नाम जो ऐसे वस्तुओं को दिए गए हैं। जैसे कि हम एक स्पॉन्जी बॉल देखते हैं, उसको यदि हम दबा देते हैं और छोड़ देते हैं तो वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। वेर एज, जैसे आप समझो एक च्युइंगम को देखो, च्युइंगम टाइप मटेरियल, या आटे की बॉल बना लो आप, ठीक है, आटे की बॉल बना लो, गूंदे हुए आटे की। तो इनको अगर आपने शेप को अगर दबा दिया तो ये अपने शेप को रीगेन नहीं करते, ये डिफॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह की वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से बॉडीज हो जाती है इलास्टिक और इन इलास्टिक। और तीसरे प्रकार की वस्तु होती है जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको दबाया, ये जितना डिफॉर्म किया आपने, ठीक है, उसके बाद जब छोड़ा तो थोड़ा तो इसने इलास्टिकली रीगेन कर लिया, लेकिन पूरा रीगेन नहीं किया, तो वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर जाती है। तो इस तरह की बॉडीज हमें नेचर में देखने को मिलती है। तो अब ये जानकारी क्यों जरूरी है? बड़े आसानी से समझ आता है कि जब बॉडीज कोलाइड करेंगी तो वो इलास्टिक इन नेचर हो सकती है, इन इलास्टिक इन नेचर हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी वो लाई कर सकती है। तो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन किन किन चीजों पे हमें कंसिडरेशन करनी है, कहां कहां किन किन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना है, अभी बस हम ये ढूंढ रहे हैं, और जो कि हम अपने वास्तविक जीवन को देखकर ही समझ रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा याद करने वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। अब बात करें कि अगर हम कोलिजन को देखें, कोलिजन को स्टडी करें, तो हमारे पास जो ज्ञान है उसी ज्ञान के का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन से बात करनी है। आगे का ज्ञान तो नेचर देगा, जो कि हमें तो अभी पता ही नहीं है, तो वो देखेंगे अब हम लोग। तो बॉडीज हमें समझ आ गई, इलास्टिक, इन इलास्टिक, और एक हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जो ये बॉडीज हैं, ठीक है, जब ये क्या होगा, अब कोलिजन को फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कहते हैं ना एक मूवी बनती है तो उसमें 24 फ्रेम पर सेकंड होता है, फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करना है। तो इसको भी अब हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे कि होगा क्या, कि ये जाएगा, ट्रैवल करेगा, इसके पास पहुंचेगा, ठीक है। इवन दो ये भी आगे बढ़ रहा है, बट U1 की वेलोसिटी जो है वो U2 वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वो इसे टकरा जाएगा। जब टकराएगा
तो द मोमेंट, ठीक है, द मोमेंट ऑफ कोलिजन, वहां पर एक टाइम होगा, ठीक है, जब कोलिजन स्टार्ट होगा, तो इट मींस एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बॉडीज जस्ट एक दूसरे को टच करेंगे, जस्ट एक दूसरे को टच करेंगे। बट मैं क्योंकि यहाँ डिफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं, तो मैं इस शेप को ना, मतलब ड्राइंग करने में मेरे को आसानी रहेगी, तो मैं इस शेप को सर्कुलर ले लेता हूं, सर्कुलर शेप की बॉडीज है, ठीक है। अब ये जो बॉडीज होंगी, ठीक है, ये आपस में क्या करेंगी, ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब टकराएंगी तो द मूवमेंट, एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ये जस्ट अपने सर्फेसिस को टच करना शुरू करेंगे, जस्ट अपने सर्फेसिस को टच करना शुरू करेंगे। अब यहां पर जैसे ही वो टच करेंगे, टच करने के बाद क्या होगा, एज वी नो ये वो मूवमेंट है जब इन्होंने जस्ट एक दूसरे को टच किया है, द मूवमेंट इन्होंने टच किया है, तो इसकी वेलोसिटी तो u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। क्योंकि u1 u2 से ज्यादा है, तो वो जो मास 2 है यहां पर, वो उसके रास्ते में रुकावट बनकर आएगा, यानी कि अब इनके बीच में फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ये इसको पुश करेगा। क्यों? क्योंकि ये तेज चल रहा है। ऑब्वियसली अगर मेरे सामने कोई है और मैं तेज चल रहा हूं, तो मेरे रास्ते की रुकावट बन गया ना, तो मेरी रफ्तार उसको पुश करने का काम करेगी, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा और वो मुझ पर फोर्स लगाएगा। और हम ये जानते हैं कि ये फोर्स कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो जो जानकारी हमें कुदरत से मिल रही है और वो जानकारी जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसके मुताबिक जब ये एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि इसकी रफ्तार इससे ज्यादा है, ये इसको पुश करेगा, ठीक है, ये इसको पुश करेगा। अब पुश करेगा तो आफ्टर सम टाइम ये लोग आपस में क्या होगा, ये इसको पुश करेगा तो इस पर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यानी m2 जो है उस पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा और m1 पे नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। इट मींस कि m1 जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और m2 की जो वेलोसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। और ये यहां से यहां तक ट्रेवल करते करते, इस दौरान यहां से यहां तक जब ट्रेवल कर रहे हैं, इस दौरान इन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाया और उसके बाद ये दोनों सेपरेट कब होंगे, सेपरेट ये तब होंगे जब इसकी वेलोसिटी जो मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v1 होगी, फाइनल वेलोसिटी v2 होगी और v2 विल बी ग्रेटर देन v1। ऑब्वियसली आगे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो पीछे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, तभी ये दूर जाएंगे ना। जब तक पीछे वाले की आगे वाले के बराबर है वेलोसिटी, तब तक वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। यस, लेकिन अब यहां पर भी और डीप हमें ऑब्जर्वेशन करनी होगी। अब मैं ये ऑब्जर्वेशन क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं इस पैरामीटर को समझा देता हूं। अमूमन हम लोग कोलिजन को इस तरह पढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बट इन इलास्टिक के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये 4 लाइनें पढ़ते हैं और उन 4 लाइनों की इक्वेशंस लिखते हैं एंड दैट्स इट, आगे बढ़ गए। ज्ञान नहीं मिला। ऐसे पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना, वो सिर्फ समय की बर्बादी है। इवन बहुत कम समय में भी हो रहा है, बट वो कम समय भी बर्बादी हो रहा है, क्योंकि ऑन द लॉन्ग रन हमें वो चीज समझ नहीं आएगी। मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, और ज्ञान ही नहीं मिला तो वो क्वेश्चन करके भी क्या फायदा, जब मैं उसको वास्तविक जीवन में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और फिर भविष्य में हम ये लाइन क्यों बोलते हैं कि जो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा वो किस काम आया हमारे, वो इसलिए काम नहीं आया क्योंकि एक्चुअली में हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा होता तो हमारे काम आता। हम उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना जो हमारे पास होगा। अब हमारे पास ज्ञान ही नहीं है तो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो एक डायलॉग मारते हैं हम लोग कि जो हमने पढ़ा वो तो रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में हमने अपने आप को ऐसा नर्चर ही नहीं किया कि हम उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। और हमें फिर ऐसी ही दुनिया मिली जहां इस ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जैसे होंगे हम उसी भीड़ में शामिल होंगे जिस भीड़ का हम पार्ट होंगे। और ज्ञानी लोगों की तो भीड़ ही नहीं होती है, और ज्ञानी लोगों की अगर भीड़ नहीं होती है तभी तो वो ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि वो भीड़ से परे हो चुके हैं। वो नेचर से ज्ञान प्राप्त करके वो खोजते हैं जिससे कि ट्रू इनोवेशन और ट्रू इंजीनियरिंग उनकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है, एंड देन वो अपने सपनों को केटर करके पूरी ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जाते हैं। इसलिए इस तरह से मत पढ़ो कि बस ये पैरामीटर्स होते हैं, इस पैरामीटर को इलास्टिक बोलेंगे, उस पैरामीटर को इनइलास्टिक बोलेंगे। दैट इज जस्ट प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं कि यहां पर कोलिजन के दौरान क्या होगा, वो हमने देखा, ठीक है। अब लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन मींस जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे और जब वो एक दूसरे के साथ कोलिजन उनका जस्ट खत्म होगा, मतलब उनके सर्फेसेस का कांटेक्ट खत्म होगा, इस दौरान हो क्या रहा है, इस दौरान हो क्या रहा है, तो यहां पर जो आपकी बॉडी होती है ना, बॉडीज का जो मैं ये कहूं कैरेक्टर है, कैरेक्टर, ठीक है, उसको कंसीडर करके हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। कैरेक्टर मतलब इलास्टिक और इन इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक और इन इलास्टिक इन नेचर, इन चीजों को ध्यान देंगे और ये फील करना बहुत आसान है, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास एक बॉल है मास 1 की, एक दूसरी बॉल है मास 2 की, ठीक है, m2 की। ये मूवमेंट है, द मोमेंट इन्होंने जस्ट एक दूसरे को टच किया है, ठीक है, कोलाइड करने वाले हैं, जस्ट इन्होंने टच किया, ऐसे चलते हुए जस्ट इन्होंने टच किया, ठीक है। जैसे इन्होंने टच किया, इनिशियली आपकी m1 की वेलोसिटी u1 होगी और m2 की वेलोसिटी u2 होगी, ठीक है। क्योंकि u1 इज ग्रेटर देन u2, ये इसको पुश करेगा और जब ये इसे पुश करेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, m1 m2 पर फोर्स लगाएगा।
और M2 M1 पर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, एज वेल एज डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो इट मींस इन दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, M1 M2 पर फोर्स लगेगा इधर, और M1 पर फोर्स लगेगा इधर, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं। और ये दोनों की वैल्यू n क्यों लिखी है, क्योंकि बोथ फोर्सेस आर इक्वल, एंड एरोज यहां पे डिफाइन कर रहे हैं कि वो इक्वल है और ऑपोजिट है। अब जैसा कि हम लोग अगर जो ज्ञान हमने नेचर से प्राप्त किया है उसका इस्तेमाल करें, तो हम जानते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट, क्यों क्यों लिख देता हूं मैं हर बार, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आते हैं तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पर, या फिर मैं कहूं उसके इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जाएगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन से जा रहा है तो वेरिएबल एक्सीलरेशन से जाएगा। इट मींस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर तो काम करती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के लिए इट इज एज सिंपल एज कि वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये चीज हमने चीजों को खोजा नेचर से, हमने नहीं लॉ बनाए हैं, नेचर में जो मौजूद है ये ज्ञान हमने नेचर से प्राप्त किया। तो इसका मतलब कि जब तक इन दोनों के बीच में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन पर, इन दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास है, हमने उस जानकारी के मुताबिक इस सिचुएशन से जस्ट बात करी। तो इसका मतलब बिफोर कोलिजन अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये होगा। और फिर जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, जो कि नॉर्मल फोर्स है बट इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास बदलेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई, यानी कि फाइनली जब ये कोलाइड करके सेपरेट होंगे तो जो वेलोसिटीज आएंगी, जो कि अभी हमें पता नहीं है, जो भी आएंगी, ठीक है, उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा तो वो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसके बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास है, और इस जानकारी के मुताबिक ये कुदरत का नियम है जो हमने खोजा है, पाया है, और उस नियम के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, जो जानकारी है उसी के जरिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जस्ट मोमेंट था जब ये कोलाइड कर रहा है, लेकिन कोलिजन में क्या होगा, ये वो टी टाइम है, मान लेते हैं 0 टाइम पर कोलिजन स्टार्ट होता है। अब ये आगे भी बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि u1 ज्यादा है u2 कम है, लेकिन दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। बट होगा क्या, अब मैं बॉडी लेता हूं, स्टार्ट करता हूं मैं उस बॉडी से जो कि इलास्टिक इन नेचर है। इलास्टिक इन नेचर मतलब ये स्प्रिंग की तरह है कि ये दब तो जाएंगे लेकिन बाद में अपने शेप को रीगेन कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इस वक्त ऑब्जर्वेशन में कौन सी बॉडी, इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इलास्टिक बॉडी ली तो होगा क्या कि ये एक, क्योंकि u1 ज्यादा है u2 से, ठीक है, और ये तब तक इसे पुश करेगा, जरा सोचो कब तक m1 m2 को पुश करेगा। तो लॉजिकली सोचा जाए कि यार जब तक u1 ये पुश क्यों कर रहा है, बस इसके सवाल इस सवाल के जवाब को ढूंढो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कब तक पुश करेगा। u1 u2 को पुश ही क्यों कर रहा है, क्योंकि u1 जो सॉरी m1 m2 को पुश ही क्यों कर रहा है, क्योंकि u1 जो है वो u2 से ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ m1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ m2। इट मींस ये पुश क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है। तो पुश कब तक कर सकता है, जब तक इनकी वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाती है। ध्यान से सुनना, क्या नहीं हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती है, यानी कि ये तब तक इसे पुश करेगा जब तक इनके वेलोसिटीज इक्वल नहीं हो जाती है। इट मींस थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे, और बॉडी डिफॉर्म भी हो जाएगी, थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी। देखो मैंने हल्का सा डिफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पुश कर रहे हैं, इलास्टिक इन नेचर है तो ये दबेंगे, दब रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं दूसरे को तो दब रहे हैं। अब एक मोमेंट आएगा जब ये अपना फाइनल जितना दबना था उतना दब गए, ठीक है, जितना दबना था उतना दब गए, ठीक है। इस मोमेंट पर यहां से यहां तक जब पहुंचे, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते यहां पर दोनों की वेलोसिटी, ठीक है, u डैश हो जाती है, मतलब दोनों की वेलोसिटी m1 की भी और m2 की भी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इस मोमेंट तक ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। यस, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि पीछे वाली वस्तु आगे वाली वस्तु से तेज चल रही है, और जब इनकी रफ्तार बराबर हो जाएगी तो ये एक दूसरे को पुश करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। अब क्योंकि ये यहां पर देखा जाए ये बॉडी कौन सी है, इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को पुश करना बंद कर दिया। इस मूवमेंट पर भी इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, इधर भी लग रहा है, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट ही है। बट जैसे ही एक दूसरे को पुश करना बंद करेंगे, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर, एट दिस मोमेंट there will be no force between them। क्यों होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया जब रफ्तार बराबर हो गई तो दोनों साथ में चल रहे हैं ना। अब जब साथ चल रहे हैं, बराबर रफ्तार से चल रहे हैं, तो क्या फोर्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगा, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बॉडी डिफॉर्म हो गई है, अब जरा इसको देखो,
ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, ये इससे पास आई, कोलाइड हुआ, इन्होंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ये आगे जा रहे हैं बट मैंने अपने फ्रेम को एक पॉइंट पे रख रखा है, ठीक है। ये कोलाइड होता है और जो मेरे फिंगर्स हैं ये कंप्रेस होंगे, तो मतलब बॉडी शेप चेंज कर रही है, तो ये कोलाइड होता है और बॉडी अपने शेप को कंप्रेस कर लेती है। जब तक ये कंप्रेस कर रही है तब तक कंप्रेस हो रही है जब तक ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, उस दौरान ये कंप्रेस हुई। बट अब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, बराबर हो गई है, यानी हम इस मोमेंट पर पहुंच गए, क्योंकि वेलोसिटी बराबर है, फोर्स वैनिश हो गया। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है और ये इलास्टिक इन नेचर है, तो अब ये फूलना स्टार्ट करेंगे वापस से, और जैसे ये फूलना स्टार्ट करेंगे, अब देखो जैसे ये है ना, मान के चलो ये मैंने गैप, वैसे तो गैप दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए गैप लाता हूं। अब जैसे ये फूलेंगे, देखो सरफेस वापस से कांटेक्ट में आ जाएंगे, वापस से क्या आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो एकदम पास ही है। अब ये फूल रहे हैं तो वापस कांटेक्ट में आ रहे, एक दूसरे पे वापस फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, कितना ईजी है ना ऑब्जर्व करना। तो यानी कि इस मूवमेंट के बाद ये बॉल जो है, जो इसकी प्रीवियस शेप ऐसी है, एक्चुअली में ये फूल के थोड़ी सी और मोटी होगी, थोड़ी सी और मोटी होगी, ऐसे मैंने ये लाइन बनाई है, ये जो ब्लैक एरिया है, ये देखो ये प्रीवियस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रीवियस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो एडिशनल मैंने यहां पे लिया है, इट मींस बॉल अपनी इलास्टिक नेचर की वजह से फूल रही है, और फूलने की वजह से मतलब अपने शेप को रीगेन करने की वजह से इन दोनों के बीच में वापस से क्या आ गया, एक एक नॉर्मल फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स आ गया, ठीक है। और मैं यहां पर इसको N1 N1 N2 N2 N3 N3 लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये बात तो अब इतने पॉइंट बाय पॉइंट, फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद समझ आ ही गई है कि यहां पर जो नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल, मतलब इक्वल तो है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है। जिस मोमेंट पे जस्ट इन्होंने टच किया तो फोर्स की वैल्यू जस्ट स्टार्ट हुई है लगना, ठीक है, कंप्रेस होने पर वो वैल्यू बढ़ी लेकिन फिर घटनी स्टार्ट हुई, क्योंकि रफ्तार में परिवर्तन आ रहा है। एक मोमेंट आने पर इसमें क्या हुआ कि रफ्तार इसकी जो है घट गई, सॉरी, इस मोमेंट पे जब दोनों की रफ्तार सेम हो गई तो क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स वैनिश हो गया, लेकिन जब इस सरफेस ने फैलना स्टार्ट किया तो वापस से वो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। तो यहां पर थ्रू आउट द जर्नी जो फोर्स है उसकी अगर हम खासियत देखें तो वो ये है कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट तो है, बट उसकी वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अगर हम टाइम के साथ देखें, फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम देखें तो वो क्या है, यहां पर वेरिएबल है। इवन दो वो चेंज हो रही है, बट जितनी चेंज हो रही है एक बॉडी पे उतना ही दूसरा पे चेंज हो रहा है, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 7 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 0 लग रहा है, मान लेते हैं 5 न्यूटन लग रहा है, लेकिन जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं वो दोनों के लिए 5 न्यूटन है, यहाँ दोनों के लिए 0 है, यहाँ दोनों के लिए 8 है, यहाँ 7 या 8 जो भी बोला था, यहाँ दोनों के लिए 10 है। तो वो वेरी कर रहा है लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो फोर्स अगर इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं, डजेंट मैटर, वो वेरी कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की वो है आपका जो वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या उसमें परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। तो इस चीज में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर हैं। और फिर होगा क्या, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये बॉडीज एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ठीक है। अब थ्रू आउट द जर्नी आप एक चीज देखो, ये बॉडी अपने फाइनल शेप में आ गई और जस्ट टच वाले सिनेरियो पर आ गई। उसके बाद क्या होगा, ये है आपका M1, ये है आपका M2, और फिर इस मोमेंट पर क्या होगा, इस मोमेंट तक यानी यहां से कांटेक्ट होना शुरू होता है, बॉलें दबती हैं, अपनी मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाती हैं, एक्सपैंड होती हैं, फाइनल शेप को रीगेन करती हैं, और यहां पर भी फोर्स लग रहा है N4, और इस मूवमेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, इस दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और इसके पहले ये पहले से सेपरेट थी, ये U1 वेलोसिटी से आ रहा था और ये U2 वेलोसिटी से जा रहा था, और ये पहले सेपरेटेड थे। कोलिजन स्टार्ट्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा कोलिजन स्टार्ट और यहां पर लिखूंगा कोलिजन एंड, ठीक है। इस मोमेंट पे स्टार्ट हुआ, इस मोमेंट पे एंड हुआ। जब तक कोलाइड कर रहे थे फोर्स लग रहा था, फोर्स की वैल्यू बेशक बदल रही थी समय के साथ, बट जितनी भी बदले वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर थी। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमने नेचर से ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इट मीन सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू पहले थी, बिफोर कोलिजन जो वैल्यू थी, वही वैल्यू थ्रू आउट द जर्नी रहने वाली है, और इवन आफ्टर द जर्नी भी रहने वाली है। और फाइनली इसमें वेलोसिटी आएगी V2, इसमें वेलोसिटी आ जाएगी V1। इनिशियली U से रिप्रेजेंट किया, फाइनल को V से रिप्रेजेंट किया, जस्ट, ठीक है, दैट्स इट। अब अगर देखा जाए तो यहां पर इस ऑब्जर्वेशन से सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है। और देखो वो क्या है, वो ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आया, और साथ ही साथ अगर हम बॉडी पे देखें तो थ्रू आउट द कोलिजन M2 पर जस्ट आप फोकस करो, इस पर जो आप फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन देखो, N1 N2 N3 N4, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे, और इसकी वेलोसिटी क्या थी इनिशियल, U2, तो वेलोसिटी और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसका मतलब जो M2 मास है वो क्या करेगा,
ज्ञान के हिसाब से, जो ज्ञान आपके पास है उसके हिसाब से ही बात करो। ऑब्वियसली n2 जो है वो एक्सीलरेट करेगा, यानी कि m2 जो है वो एक्सीलरेट करेगा, तो मास 2 की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वेयर एज अगर मैं m1 की बात करूं, तो m1 पे अगर मैं फोकस करूं तो देखो वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है उस पे, उसको देखो तो इधर तो लग नहीं रहा, इधर लग रहा है पीछे और पीछे, यानी वेलोसिटी इधर है, उस पर लगने वाला फोर्स इधर है, तो m1 क्या करेगा, डी एक्सीलरेट करेगा। इट मींस ये तो क्लियर हो गया कि v1 जो है, v1 यानी m1 की जो वेलोसिटी है वो u1 से छोटी होगी, वो u1 से छोटी होगी, और दूसरा v2 जो होगा वो u2 से बड़ा होगा, और v2 जो होगा वो u2 से बड़ा होगा, क्योंकि m2 एक्सीलरेट कर रहा है और m1 डी एक्सीलरेट कर रहा है। क्या ये याद करने वाली चीज है? बिल्कुल नहीं, दिख रहा है इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स इज जस्ट अ कम्युनिकेशन। याद करने की चीज नहीं है ये, मतलब याद करने की चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे हम याद करते हैं इलास्टिक में ये, इन इलास्टिक में वो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी याद किया नहीं, आपने बस नेचर से बात करी, वो जो आपको दिख रहा है वो आप लिखते जा रहे हो, अपनी शोध को लिखते जा रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया, और साथ ही साथ अब यहां पर देखें कि अगर इनको कोलाइड करना है तो, ठीक है, टू कोलाइड, ठीक है, ये पैरामीटर था u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, एंड यहां पर देखा जाए तो अब ये बॉल सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं टू गेट सेपरेट, ठीक है, सेपरेट, ठीक है, v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, v2 आपका v1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और वही होगा भी। ये देखो ऑब्वियस ही बात है इस मोमेंट पर, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि होना चाहिए, ठीक है, तो ये है कि हमने ये नियम बना दिया, नहीं, होगा ही होगा, ठीक है, होगा ही होगा। क्यों होगा ये हम नहीं तय करेंगे, हम नेचर से बात करेंगे और फिर इस चीज को बोलेंगे कि क्यों होगा। अब ये देखो, इस मोमेंट पर u1 u2 से ज्यादा है, इस मोमेंट पर भी जो भी वैल्यू होगी u1 डैश लिखता हूं, u2 डैश लिखता हूं, अगेन u1 डैश इज ग्रेटर देन u2 डैश। बट इस मोमेंट पर आते आते जब ये दोनों एकदम अपने फाइनल जितना कंप्रेशन होना था हो गए, इस मोमेंट पर हमें क्या दिखा था कि दोनों की रफ्तार क्या है, बराबर है। अब इस मोमेंट के बाद जब इलास्टिक नेचर की वजह से वापस से फोर्स लग रहा है, तो अब यहां पर मैं u1 डबल डैश और u2 डबल डैश की बात करूं, तो u2 डबल डैश जो है वो u डैश से ज्यादा होगा, और u1 डबल डैश जो है वो u डैश से ज्यादा कम होगा। इट मींस ये वाली वैल्यू इससे कम है, इस मूवमेंट पर दोनों की रफ्तार बराबर है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड दोनों की रफ्तार है, तो m1 की जो रफ्तार होगी वो लेस देन 5 मीटर पर सेकंड होगी, और m2 की जो रफ्तार होगी वो ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड होगी, ये बढ़ जाएगा। तो इट मींस ऑलरेडी हमने यहां पर जो m2 की वेलोसिटी है वो m1 से ज्यादा कर दिया है। तो ये कांटेक्ट में क्यों है? क्योंकि ये अगर ये शेप को रीगेन नहीं करते तो ये सेपरेट हो जाते, लेकिन ये सेपरेट हो रहे उतना ही शेप ने रीगेन कर लिया, तो वापस से कांटेक्ट फोर्स आ गया। तो बस जब तक ये फुल्ली अपना शेप रीगेन नहीं कर लेते तब तक कांटेक्ट में रहेंगे, और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहा है, इस मोमेंट तक कांटेक्ट में रहेंगे। और यहां पे मैं लिखता हूं u2 ट्रिपल डैश एंड u1 ट्रिपल डैश, और यहां पर भी क्या होगा, ये लास्ट पॉइंट है जब तक ये कांटेक्ट में है, और फाइनली ये वैल्यू इससे ज्यादा है, उससे तेज चल रहा है वो, लेकिन वो तेज तो चल रहा है बट अभी उतनी ही तेजी आई है कि जितना इनका शेप रीगेन करे और सरफेस को कांटेक्ट में रखे, एंड फाइनली जब सरफेस पूरा क्या कहते हैं, सॉरी, बॉडी जो है फुल्ली एक्सपैंड हो जाएगी, तो क्योंकि m2 की वेलोसिटी m1 से ज्यादा है, अब वो क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज को हमने v1 और v2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये कौन सा सिनेरियो है? इलास्टिक वाला सिनेरियो है, जहां पर हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि फोर्स इज ड्यूरिंग द कोलिजन इक्वल एंड ऑपोजिट है, इवन दो वेरिएबल है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस दौरान जितनी भी वैल्यूज आपने लिखी हैं, आप अगर उन वैल्यूज से भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे तो वो इसी के बराबर होगी, और जो फाइनल है वो भी निकालोगे तो वो भी इसी के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो कोलिजन के दौरान फोर्स लग रहा है वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर है, उसके होने से पार्टिकल्स पे फर्क पड़ता है, जो कि देखो पड़ा, इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसकी वेलोसिटी बदल गई, पार्टिकल्स पे तो फर्क पड़ा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेंटर ऑफ मास के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये नेचर ने हमें दिखाया। तो हम ये कहेंगे कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो आफ्टर द यहां पर कोलिजन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास के ज्ञान से, ठीक है। हमने कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा वैसा वर्ड यूज नहीं किया है, अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है कि ड्यूरिंग द कोलिजन ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1, मोमेंटम ऑफ द बॉडी 2, मोमेंटम ऑफ द बॉडी 3, मोमेंटम ऑफ द बॉडी 3। सो मोमेंटम जो है वो कोलिजन के दौरान हमें कंजर्व नजर आ रहा है, इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसकी खोज किससे हुई है? सेंटर ऑफ मास के ज्ञान से। जो, और वो ज्ञान क्या है कि यदि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहता है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेंटर ऑफ मास के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ पार्टिकल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास
की वेलोसिटी पहले और बाद में बराबर थी, अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था वो डिवाइड हो गया, तो बस हमें मोमेंटम दिख रहा है, तो हमने उसको नाम दे दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट्स इट। इजी है ना, हर चीज खोजी जा सकती है, याद करने के लिए नहीं है कोई चीज, हर चीज इंसानों ने कुदरत से खोजी है, तो हम भी खोज के ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है, अधूरा नहीं, संपूर्ण ज्ञान मिलता है। अब यहां पर अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक बॉडी की। तो इन इलास्टिक बॉडी को अब हम लेते हैं अपने कंसिडरेशन में, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे इन इलास्टिक बॉडी को, ठीक है। अब इन इलास्टिक की ऑब्जर्वेशन करी जाए तो वो देखा जाए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? इन इलास्टिक बॉडी वो होती है जो डिफॉर्म हो जाती है, जो अपने शेप को डिफॉर्म कर लेगी बट रीगेन नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? रीगेन नहीं करेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस बॉडी की जो कि अब इन इलास्टिक की नेचर है। तो देखा जाए ये बॉडीज अब इन इलास्टिक है, सिनेरियो को देखा जाए तो सेम होगा। कैसे? u1 u2 से ज्यादा होगा, m1 m2 को अप्रोच करेगा, ये है m1 ये है m2, ये इसको अप्रोच करेगा, ये जस्ट इस मोमेंट पर आएंगे जब कोलाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स लगेंगे, ये डिफॉर्म होंगे, इनके वेलोसिटीज में परिवर्तन आएगा जैसा कि यहां आ रहा है। और वो ये जो इन इलास्टिक कोलिजन है वो एक्चुअली में आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एग्जैक्टली सेम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एग्जैक्टली सेम है कि फाइनल जितना डिफॉर्म होना था वो हो गए, जितना डिफॉर्म होना था वो हो गए, क्योंकि अभी अपने शेप को रीगेन नहीं करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा इन इलास्टिक के लिए, एग्जिस्ट नहीं करेगा इन इलास्टिक के लिए। तो इस मूवमेंट पे पहुंचने के बाद ये दोनों बॉडीज एक साथ रहेंगी, क्योंकि अब दोनों की रफ्तार इस मूवमेंट पे क्या है, दोनों की रफ्तार सेम टू सेम है। क्योंकि ये फोर्स लगाना, देखो फोर्स क्यों लग रहा था, क्योंकि पीछे वाली वस्तु की रफ्तार आगे वाले वस्तु से ज्यादा थी, इसलिए फोर्स लगा रहे थे ना, इसीलिए तो पुश कर रहे थे। बट अब तो ये फाइनल डिफॉर्म हो चुके हैं और इन दोनों की रफ्तार भी सेम है। अब रफ्तार सेम है, बेशक सर्फेसेस चिपके हुए हैं बट ये फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब ये साथ हैं, पुश नहीं कर रहे एक दूसरे को और साथ ही एक दूसरे के चलते रहेंगे। इट मींस इस मूवमेंट पे फोर्स लगना बंद हो जाता है। अब क्योंकि बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है तो फोर्स डिफॉर्मेशन की वजह से जो फोर्स आता, मतलब रीगेन नहीं कर रही अपने शेप को, रीगेन होने की वजह से जो फोर्स आता वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बॉडी प्योरली इन इलास्टिक है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये बॉडी क्या करेगी, इन इलास्टिक बॉडी कुछ ऐसे होगी, पहले दूर होंगे u1 u2 वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहे होंगे, जस्ट कोलाइड करेंगे, फाइनल डिफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे और दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगी, एंड दिस इज व्हाट योर इन इलास्टिक कोलिजन इज। काम खत्म, ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। इवन आपका इन इलास्टिक कोलिजन को देखा जाए, स्टिल जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो वेरिएबल है, डजंट मैटर, बट है तो इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर है तो सेंटर ऑफ मास के लिए वो इनएग्जिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये तो हो गया इलास्टिक के लिए, ये तो हो गया इलास्टिक के लिए। सिमिलरली इन इलास्टिक के लिए भी तो आपका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही रहने वाली है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसकी फाइनल वेलोसिटी को मैंने u डैश लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जो कि दोनों के लिए सेम होने वाली है, उसको हम एक वैल्यू लिख देते हैं कैपिटल V से। तो ये हो जाएगा m1v प्लस m2v, दोनों की रफ्तार सेम है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये कर दो डिवाइड, तो यहां पर ये आ जाएगा m1 प्लस m2 कॉमन ले, मतलब v कॉमन ले लो, लिख दो। तो ये आ गया आपका इन इलास्टिक नेचर में, जो कि मोमेंटम 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 है। अगेन वही चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से हम इसे बोल देते हैं, बट ढूंढा किससे हमने, सेंटर ऑफ मास के ज्ञान से, जो कि हमें पता है। तो जो खोजें इस ऑब्जर्वेशन से हम कर पाए हैं वो ये है कि चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, आपका मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मोशन लिख देता हूं, चाहे वो क्योंकि एक्सिलरेट कर रहा हो, ठीक है। यहां पर एक्सिलरेशन भी हो सकता है ना, हमने कांस्टेंट वेलोसिटी ली है ना, बट रियल लाइफ में क्या बॉडी एक्सिलरेट करके नहीं टकराती हैं? टकराती हैं। तो प्रॉपरली अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो ये कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मोशन विल रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग कोलिजन। तो प्रॉपर अगर हम यहां पर स्टेटमेंट दे तो वो ये होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन से, याद करके नहीं, ऑब्जर्वेशन से। इस ऑब्जर्वेशन ने हमें ये बताया, और ये प्रैक्टिकल लर्निंग की तरह तो हुआ, इस ऑब्जर्वेशन ने हमें ये बताया कि क्योंकि कोलिजन के दौरान फोर्सेस इंटरनल हैं और साथ ही साथ इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका मोशन रेस्ट पे तो रहेगा नहीं, कोलिजन हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हो, वेरिएबल एक्सीलरेशन से हो, वो अनचेंज रहेगा। इट मींस आगे जब आप भविष्य में कोलिजन को स्टडी करोगे, ठीक है, कि वो एक्सीलरेट कर रहे हैं, m1 एक्सीलरेट कर रहा है a1 से, m2 एक्सीलरेट कर रहा है a2 से, ऑब्वियसली a1 ज्यादा होगा, a2 से तभी टकराएंगे वो, ठीक है। उस दौरान क्या होगा, सब तो मिल गया हमें, और वहां पर भी तो यही ज्ञान काम आएगा कि सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू फाइनल जो उसमें हो रहा होगा उस एक्सीलरेशन के हिसाब से वो दिखेगा। तो वो चीज भी हम खोज सकते हैं। हम इतने रेडी हो गए हैं कि हम आगे ग्रेजुएशन लेवल की चीजें समझ सकते हैं। अब इसी बात की गहराई को समझो, ग्रेजुएशन के टाइम पे जो मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली ना, इसकी गहराई को समझो। हम इंडिया में बेशक पढ़ने तो चले जाते हैं, आईआईटी हो, नॉन आईआईटी हो, कोई भी ऐरा गैरा कॉलेज हो या कैसा भी कॉलेज हो, ठीक है,
सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, लेकिन हम इनोवेटर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आज हम नेचर से बात करके नहीं पढ़ रहे हैं। तो कल वही चीज जब हमारे किताबों में आती है ना, तो हम उस टाइम भी उसका फॉर्मूला याद कर रहे होंगे, और जब फॉर्मूला याद कर रहे होंगे तो हम, ऑब्वियस सी बात है, नेचर से जब कम्युनिकेट करना सीखा ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते ना इनोवेशन, नहीं कर सकते ना डिस्कवरी। ये सत्य तो है ही, और ये लॉजिकली भी समझ आ रहा है। आज बात करी तो भविष्य में जो अंडर एक्सीलरेशन ऑफ कोलिजन पढ़ने वाले हो, वो भी कैसे समझना है वो समझ आ गया। क्यों? क्योंकि नेचर से बात करके पढ़ा। वही 4 स्टेटमेंट पढ़ के अगर हम गए होते, ठीक है, कि इलास्टिक में ये होगा, इन इलास्टिक में वो होगा, सवाल तो कर लेते, लेकिन कल जब अंडर एक्सेलरेशन पढ़ते तो वहां पर भी बस फॉर्मूला याद करते, क्योंकि बस सेमेस्टर का एग्जाम देना है और कुछ नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को आगे नहीं ले जाते, हमारी क्यूरियोसिटी मर जाती है, हमारे मोटिवेशन मर जाते। हम जो वो एक इंसान जो पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी बदल सकते हैं, हम बस सोचते हैं कि भैया ये सब फालतू की बातें हैं, बी प्रैक्टिकल बोल के आम जिंदगी में ढल जाते। ये सत्य है, ठीक है, जो समाज का है। लेकिन एक दूसरा सत्य भी है, सही से पढ़ो तो चीज आसान है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, पढ़ने के लिए सेल्फ मोटिवेशन देती है, और आपको प्रिपेयर करती है नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने के लिए, भविष्य की चीजों को आसान करती है। पढ़ाई सही डायरेक्शन में करी जाए तो आपकी एज बढ़ने के साथ पढ़ाई मुश्किल नहीं होती है। हर चीज खोजी गई है दुनिया में आई मुश्किलों को आसान करने के लिए, और हमें लगता है कि ऊपर जाते हैं तो पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल होते हैं। नहीं, उल्टा है, बल्कि आप जैसे से ऊपर जाओगे वो पढ़ाई को आसान कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा ज्ञान से वास्तविक जीवन मुश्किल हो रहा था, हमने उसको आसान बनाने के लिए आगे खोजा है, ना कि आगे और मुश्किलें पैदा करने के लिए। कोई बेवकूफी होगा ना एफिशिएंसी घटाने के लिए चीजें खोजेगा, नहीं, वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए खोजता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई में ऊपर जाते हो ना, मतलब हाँ, जिसको हम बोलते हैं हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, वो एक्चुअली में उल्टा आसान होती हैं। वो समझ नहीं आती हैं क्योंकि हमने बेसिक लेवल को ही गलत तरीके से चीजें देखी हैं। आपस में चीजें कनेक्टेड हैं, कनेक्शन भी नहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस साथ ही साथ हम फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, प्लस दुनिया के भ्रम में पढ़ रहे हैं। दुनिया बोल रही है बस एग्जाम में नंबर लाओ, आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे। भैया नंबर लाओ, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्ञान से नंबर लेकर आओ। मुझे ये बात इंपॉर्टेंट लगती है बस, ठीक है। ज्ञानी हो तो नंबर आएगा, अज्ञानी हो तो ही नंबर आएगा, लेकिन अज्ञानी इंसान नंबर लाएगा रट के, ट्रिक से, टिप्स की मदद से, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास याद करने के लिए मैंने पता नहीं कहाँ कोई वीडियो देखी थी, ऐसे 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 लिख दो, ठीक है। ये पता नहीं क्या था, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन ऐसे कर कुछ बोला था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है वो, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लो आपका काम हो जाएगा। भैया व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो देखना भी वेस्ट ऑफ टाइम था। उस चीज को अपने जीवन में उतार लिया अगर मैंने, तो मैंने अपनी लाइफ को ही टाइम वेस्ट बना दिया है, क्योंकि अब वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं नेचर से बात करना अगर जानता ही नहीं हूं तो पढ़ लिख के फायदा ही क्या है? करना तो मुझे दूसरों की स्लेवरी ही है ना। ये सत्य है और ये परम सत्य है, कभी मत भूलना इस बात को। और ये देखोगे, आप स्टूडेंट हो तो शायद फील नहीं कर सकते हो, बट सत्य यही है, जो इंसान जॉब पे जा रहे हैं वो एक स्लेवरी की ही दुनिया है। वो उस दुनिया में बस क्या होते हैं ना, वो अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हैं, क्योंकि वो कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो लेट्स बी कंफर्टेबल इन दैट। ये सत्य है, और ये बुरी लगेगी लोगों को बात, ठीक है, मुझे पता है, बट दिल पे हाथ रखा जाए तो इस सत्य को अगर हम पहचानेंगे तो इसका फायदा नेशन को है। ये बात हमें पहचाननी है। यहां पर हमने क्या खोजा? फाइनल स्टेटमेंट कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग कोलिजन। सेंटर ऑफ मास का मोशन, ठीक है, वो अनचेंज रहेगा। मोशन क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहां तो बेशक हमने वेलोसिटी देखी है, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, रेस्ट पे तो कोलिजन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बस रेस्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी मोशन है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे सेंटर ऑफ मास के। उसी की मदद से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मिल गया है। अब बारी आती है कि सेम इसी चीज को हम एनर्जी के पैरामीटर पे भी देखें, क्योंकि एनर्जी का ज्ञान नहीं है हमारे पास, है। अब एनर्जी के पैरामीटर से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, हमें दिखा कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और साथ ही साथ अब हम इस चीज को भी देख लेते हैं, वो बॉडी जो इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में आती है। तो अगेन ये रही वो बॉडी, टकराएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। अभी भी ये दोनों डिफॉर्म होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो गई, इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा। और फिर ये जो बॉडी है ये कंप्लीटली इनइलास्टिक भी नहीं है और कंप्लीटली इलास्टिक भी नहीं है। तो थोड़ा तो ये अपने शेप को रीगेन करेगा, थोड़ा सा तो ये अपने शेप को रीगेन करेगा। तो थोड़ा सा रीगेन कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से इसको इसने थोड़ा सा रीगेन किया, बट वो इस मूवमेंट तक नहीं आएगा। इस मूवमेंट पे वो कंप्लीट रीगेन कर रहा है ना। ये मूवमेंट हो गया इलास्टिक के लिए, ये मूवमेंट हो गया इन इलास्टिक के लिए, और इन दोनों के बीच का मूवमेंट हो गया इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में जो बॉडीज आती है उनके लिए। तो फाइनल कहेंगे कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि सेम तो इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे आने के बाद वो बदल जाती है। तो V1 और V2 इनकी वेलोसिटीज होगी। अगेन V1 V2, ये वाला V1 V2 नहीं है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में लिख देता हूं। तो I-E ऐसे लिख देता हूं। तो अगेन इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में जो होगा वो वाले केस में देखें तो M1U1 प्लस M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 विल बी M1V1 इलास्टिक इन इलास्टिक वाला प्लस M2V2 इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच वाला जो केस है वो M1 प्लस M2। और एज यूजुअल डिनोमिनेटर आपके गायब हो जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? कंक्लूजन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें
सीधा सीधा एनर्जी पे चलते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी पे। क्यों बोलते हैं एनर्जी, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बॉडी शेप चेंज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी हमें दिख ही रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलास्टिक के साथ। इलास्टिक को अगर हम देखें तो इस समय इन दोनों बॉडीज के पास प्योरली काइनेटिक एनर्जी है। दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूं, याद करने वाली चीज नहीं है। बॉडीज के पास क्या है? इलास्टिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ज्ञान हम लेते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, मतलब कि वो जितनी पहले है कंजर्व्ड। तो इट मीन्स यहां पर ये जो ज्ञान है ये मुझे कह रहा है कि भैया एनर्जी कंजर्व रहेगी। और मैं यहां पर एनर्जी की जगह वर्ड यूज कर देता हूं टोटल एनर्जी, क्योंकि जब हम एनर्जी बोलते हैं ना तो हम कभी कभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सोचने लग जाते हैं। नहीं, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, ये ज्ञान हमारे पास है। ठीक है, तो इस ज्ञान के हिसाब से बात करूं तो जितनी ऊर्जा इन दोनों बॉडीज की टोटल मिलाऊ यहां है, उतनी ही यहां होगी, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी, उतनी यहां होगी। काम खत्म। ज्ञान है ना? ठीक है, जो टोटल एनर्जी है जो यहां 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 हर सिचुएशन में वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, अब यहां काइनेटिक काइनेटिक है, बट यहां देखा जाए जस्ट टच किया है, अभी शेप ने रीजन नहीं किया है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी अभी भी काइनेटिक के फॉर्म में है, बट शेप रीजन हो गया। तो यहां काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आ जाएगा M1 में, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म हुई है, उसने कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ अब ये एक दूसरे पे वर्क डन भी कर रहे हैं। इस पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो ये गेन कर रहा है और ये लूज कर रहा है। बट टोटल अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, वो तो सेम रहने वाली है जितना इसने लूज किया। अब देखो साथ ही साथ ये भी देखना है, नंबर्स के साथ खेलेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसकी एनर्जी कम होगी टोटल और इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जो पहले जो इसकी एनर्जी थी, यहां पे जो टोटल एनर्जी थी इसकी M1 की, सिर्फ M1 की बात कर रहा हूं, और यहां जो M2 की टोटल एनर्जी थी, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। इस पर देखो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, जहां फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। इस पे डिस्प्लेसमेंट आ गया बट फोर्स पीछे है, तो इस पे क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क डन। इस पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क डन। जिस पे पॉजिटिव वर्क डन होता है वो एनर्जी क्या करता है? गेन करता है। जिस पे नेगेटिव वर्क डन होता है वो एनर्जी लूज करता है। ये हमने बनाया है लॉ? नहीं, नेचर में देखा, इसलिए मैं जानकारी हमने ऑलरेडी डिस्कवर करी है, तो वही जानकारी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए। तो होगा क्या कि मान लेते हैं यहां पर जो टोटल एनर्जी है वो है 10 जूल की, और इसकी जो टोटल एनर्जी है मान लेते हैं वो है 4 जूल की। ठीक है, अब क्या होगा? इस मूवमेंट से इस मूवमेंट पर जब आएगा तो टोटल एनर्जी जो इसकी होगी ना, वो हो जाएगी आपकी, मान लेते हैं 7 जूल की, और इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 3 जूल घटाया तो 3 जूल उसमें बढ़ाएंगे। एक काम करता हूं, 2 जूल घटाता हूं अभी और इसमें 6 जूल कर देता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो 8 जूल है ना, ये 8 जूल प्योरली काइनेटिक नहीं बचेगा। अब इस 8 जूल में से हम यहां पे कहेंगे कि 6 जूल काइनेटिक है प्लस 2 जूल यहां पे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी ने स्टोर कर लिया। स्प्रिंग जब दबता है तो एनर्जी स्टोर करता है ना, सेम उसी तरीके से ये क्योंकि कंप्रेस हुआ है इसने स्टोर कर लिया। अब इसमें भी जो 6 जूल है ये ऐसे होगा कि भैया क्या कहते हैं, यहां पर मैं कहूं 5 जूल इसमें काइनेटिक है और 1 जूल इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, और यहां आते आते वही चीज, टोटल एनर्जी तो M2 की बढ़ जाएगी, M1 की घटेगी, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम वैल्यू बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसकी घट रही है, तो वो 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल 1 से 3 हो जाएगी। ऐसा मतलब खुद ही नंबर्स के साथ अगर हम सोचें, जो वास्तविकता दिख रही है उसी के हिसाब से हम नंबर्स दें तो हमें नंबर्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो इट मीन्स टोटल एनर्जी काइनेटिक काइनेटिक, तो इन दोनों का भी टोटल काइनेटिक, इसमें काइनेटिक काइनेटिक टोटल काइनेटिक, यहां पर काइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, M2 का बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी बढ़ रहा है, और M1 का घट रहा है। बट अब यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक पोटेंशियल के फॉर्म में है। काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। लेकिन अब ये वापस से देखो, यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, क्यों? क्योंकि यहां तक तो दब रहा था, बट यहां पर तो वो एक्सपैंड हो रहा है, तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, बट अभी भी पूरा एक्सपैंड नहीं हुआ है ना, तो यहां पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रहेगा और दूसरे में भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रहेगा, और यहां पर इन्होंने कंप्लीटली अपने शेप को रीगेन कर लिया। लास्ट पॉइंट ऑफ टच है। ठीक है, तो काइनेटिक प्लस लास्ट पॉइंट, जो हल्का सा एक मूवमेंट बचा है ना, जो थोड़ा बहुत पोटेंशियल बचा, बस वही, और यहां पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट क्योंकि अब बॉडी ने अपने पूरा शेप रीगेन कर लिया है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बची, जो भी स्टोर करी थी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां पर मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एंड क्योंकि हम जानते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, तो यहां पर जो टोटल एनर्जी है, यहां पर जो टोटल एनर्जी है, यहां पर जो टोटल एनर्जी है, यहां 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 हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और अब मैं इनिशियल और एंड पॉइंट को अगर देखूं इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो इनिशियली टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक फॉर्म में है, फाइनल में भी काइनेटिक फॉर्म में है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं, ये तो जनरल स्टेटमेंट है। ये वाली स्टेटमेंट इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, या इन दोनों के बीच में सबके लिए कॉमन हो गई। बट इलास्टिक के अंदर हमें जो देखने को मिला एक स्पेशल केस, जो कि नेचर ने दिखाया, हमने नहीं बनाया, नेचर ने दिखाया, कि काइनेटिक में जो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इलास्टिक में जो काइनेटिक एनर्जी थी ना आपकी टोटल पहले, वो बाद में भी प्योरली काइनेटिक फॉर्म में ही रहेगी। इन सॉरी मतलब इन इलास्टिक वाले में बोल रहा था, बट इन मैं इंग्लिश वाला मतलब वैसे वाला इन ले रहा था, अलग से इन ले रहा था, तो इन इलास्टिक नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, कि इलास्टिक वाले केस में
काइनेटिक एनर्जी जो थी वो बाद में आफ्टर द कोलिजन वापस से काइनेटिक में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो इलास्टिक वाले केस में आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, एक स्पेशल लाइन ऐड कर सकते हो कि इलास्टिक वाले केस में आप कह सकते हो कि इलास्टिक वाले केस में काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक है। एंड ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर को ऑब्जर्व करके जब आप खोजोगे ना, जिंदगी भर याद रहेगा। ये भी मैं आपको सत्य बताता हूं, क्योंकि आपने यहाँ पे वास्तविकता ऑब्जर्व करी है ना, आपने ऑब्जर्व किया, उसे वक्त दिया, उससे बात करी है, तो आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन लाइनें याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है। तो हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक वाले केस में, टोटल एनर्जी तो तीनों के लिए सेम है। ठीक है। बट इलास्टिक में एक स्पेशल बात आ गई कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, जो इनिशियली है वही बाद में आपको देखने को मिलेगी। तो इस केस में, इलास्टिक वाले केस में, हम ये भी लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1u1 प्लस हाफ m2u2, ये हो जाएगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वल होगा हाफ m1v1 के प्लस हाफ m2v2 के। ये हो गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों बोला हमने ऐसा? क्योंकि नेचर में दिख रहा है। दैट्स इट। जो दिखेगा, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वही लिखेंगे हम यहाँ पर। गणित की भाषा में लिख दिया, हो गया हमारी डिस्कवरी, हो गई हमारी खोज। अब बात करते हैं इन इलास्टिक की। तो इन इलास्टिक का मोशन यहाँ पे होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, जस्ट टच किया है। काइनेटिक पोटेंशियल, और यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बट इसके बाद यहीं पर इन इलास्टिक आपका खत्म हो जाता है, इसके बाद ये दोनों साथ में जाएंगे। तो इट मीन्स जो टोटल एनर्जी थी यहां 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 यहां, वो तो सेम है, लेकिन काइनेटिक अगर स्पेसिफिकली बात करें, अगर जैसे इलास्टिक में था काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी ना, बट यहां काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो गई है। तो यहां पे नेट अगर देखूं, सिर्फ काइनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो काइनेटिक टोटल दोनों की मिला के जो थी, यहां पर भी काइनेटिक टोटल दोनों की मिला के जो थी, ठीक है, यहां तक तो सेम है। अब कोलिजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस मूवमेंट पे उस काइनेटिक का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो टोटल काइनेटिक, सिर्फ काइनेटिक की बात करूं, वो तो घट गया ना, क्योंकि उसका हिस्सा पोटेंशियल में चला गया। मान लेते हैं टोटल एनर्जी 20 जूल की थी, बट यहां पे भी 20 जूल है टोटल, m1 m2 का मिला के, यहां पर भी 20 जूल है, यहां पर भी टोटल एनर्जी तो 20 जूल है, लेकिन अब उस 20 जूल में से 12 जूल मान लेते हैं काइनेटिक बची है, और 8 जूल जो है वो पोटेंशियल बन गया है, और फाइनली यहाँ पे 10 जूल मान लेते हैं काइनेटिक बचा है, और 10 जूल जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। तो इन इलास्टिक में हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, कंजर्व, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोला, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, क्योंकि भैया तो कुदरत का नियम है, एनर्जी आप वो थोड़ी कर सकते हो, खराब थोड़ी कर सकते हो। ठीक है। और फिर ये बॉडीज जो होती हैं, जो अपने शेप को रिगेन नहीं करती हैं, वो एनर्जी को एक्चुअली में इस तरह दे रहा हूं, आगे चल के हम मटेरियल की साइंस जब पढ़ रहे होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी चीजें, तो और केमिस्ट्री के अंदर हम लैटिस वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये बात समझ आएगा कि जो इनका नेचर होता है वो इनइलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं ना, उसको ये हीट में कन्वर्ट करके लॉस कर देते हैं। एंड आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही, हीट में कन्वर्ट कैसे होता है, ये क्वेश्चन अपने आर्काइव में रखना, क्योंकि जब हम इस चीज को पढ़ेंगे, मेरे को तो पता है, मैं तो बताऊंगा ही, आप भी अपने दिमाग में रखना और सोचना इसके बारे में। सोचोगे, जब वहां पहुंचेंगे तब तक आप ऑलरेडी इसके बारे में कनेक्टेड हो जाओगे, और आपको वो बात और अच्छे से समझ आएगी। मतलब समझ तो आ जाएगी, समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट सोचने की प्रैक्टिस होती रहेगी, और वो जरूरी है। ठीक है। तो इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी अगर हम बोलेंगे तो वो दोनों में कंजर्व रहेगा। मान लो इस पे एक मैं ऐसे ट्रिक वाला, मतलब एक घुमा फिरा क्वेश्चन दे दूं कि भैया ड्यूरिंग कोलिजन इलास्टिक, इन इलास्टिक और बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ठीक है, आपका एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, सिर्फ लिख दो एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो जवाब है यस, एनर्जी कंजर्व रहता है। बट अब इसमें क्या होता है, बच्चे गलती कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी को ही एनर्जी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सिली मिस्टेक, और ये अमूमन तब आता है जब हम ऑब्जर्व नहीं करते। अब ऑब्जर्व किया है ना, तो हमें क्रिस्टल क्लियर, हमारे माइंड में एकदम एकदम शीशे की तरह, एकदम साफ कांच की तरह एकदम साफ है हमारे दिमाग में कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा इलास्टिक में, बट इन इलास्टिक में नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में जो होगा, वो तो यहाँ तक है, पोटेंशियल तो बचा ही है ना इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कंप्लीटली इन इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक नहीं है, तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। दैट्स इट। ठीक है, देखो हो गया काम, कितना आसान है चीजों को खोजना। ठीक है, तो अब हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं अपना कि इलास्टिक मोशन, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच वाली जो बॉडीज होती हैं, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन तीनों केसेस में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और यही वो स्टेटमेंट है जिससे हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और वहीं पे लेक्चर अंत हो जाता है। बट खोजने में जो मजा है, वो आपको ट्रू नॉलेज देता है, और इस बात के साथ आप कितने सहमत हो, ये मुझे जरूर बताना। ठीक है, देखो वही स्टेटमेंट जो मैं स्टार्टिंग में बोल के इसको एंड कर सकता था, बट हमने ये जो इतना टाइम लिया, अब मुझे नहीं पता कैमरे के पीछे से कि कितना टाइम हो गया है वीडियो लेंथ को, बट जितना भी टाइम लिया, ठीक है, क्या ये टाइम वर्थ इट था आपके लिए?
क्या आपको सही दिशा मिली इस चीज से कि नहीं मिली, ये जानकारी मुझे देना, क्योंकि ये मेरे लिए एक इनपुट की तरह काम करेगा कि भाई मैं जो जिन चीजों को सही मानता हूँ, क्या हमारे देश का भविष्य भी उन चीजों को सही मानता है या नहीं मानता है, ये जानना है बस मुझे। और मुझे पता है, आंसर पता है। मैं मेरी तरफ से मैं ये कहूंगा कि आप भी यही मानते हो, ठीक है, बस आपकी अप्रूवल मिल जाएगी आपके रिप्लाई से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोलिजन के ऊपर सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब इसी तरीके से हम बात करें कि हम यहां पर अब एक चीज देखेंगे कि इस कोलिजन के दौरान, इस कोलिजन में हमें एक चीज देखने को मिली जिसपे हमारा ध्यान आकर्षित हुआ, और वो चीज था कि बिफोर कोलिजन अगर इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, एंड ये कोलाइड हो गए, एंड ये होता है आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है। तो यहां पर हम एक वर्ड यूज करने लगे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, और यहां पर है v2 इज ग्रेटर देन v1 ऑल्सो। यहां पर एक वेलोसिटी है जिसको हम नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया, जनरल टर्म है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो क्या होगा, अगर ये 5 की स्पीड से जा रहा है और ये 7 की स्पीड से जा रहा है, तो इट मींस m1 m2 को 2 की स्पीड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको बस नाम दिया वेलोसिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया है और कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि u1 माइनस u2 के बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली यहां पर एक और चीज है कि भैया अब ये सेपरेट हो रहे हैं, तो हमने यहां पर बस उसी चीज को बोला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि हमारा होगा v2 माइनस v1, क्योंकि v2 की रफ्तार v1 से ज्यादा है, तो किस रफ्तार से सेपरेट हो रहे हैं, वो ये रही, किस रफ्तार से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वो ये रही, ठीक है। और इसी चीज से हमने यहां पर एक चीज, अपना जो ज्ञान अभी तक प्राप्त किया है उस ज्ञान की मदद से हम यहां पर चीजें देखेंगे। बॉडी टाइप कितने होते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक और इलास्टिक के बीच वाली बॉडी, ठीक है, ये डैश का मतलब है इन दोनों के बीच वाली बॉडी, ठीक है। अगर इलास्टिक बॉडी होगा, ठीक है, इलास्टिक बॉडी होगा और इन इलास्टिक बॉडी होगा, या इलास्टिक इन इलास्टिक बॉडी होगा, तो इनके बीच में हम यहां पर क्या क्या और कोई नया कनेक्शन हम ढूंढ सकते हैं, ये ऐसा एक क्यूरियोसिटी जागती है इंसानों के मन में। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, ये जो वैल्यू है ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये अगर कहीं मैक्सिमम हो सकता है तो इलास्टिक में हो सकता है, ठीक है, और मिनिमम कहां होगा, इन इलास्टिक में। क्यों, क्योंकि इन इलास्टिक में तो दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, तो इन इलास्टिक में क्या है, वो शून्य हो जाता है, और इलास्टिक में वो मैक्सिमम हो सकता है, क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में जो होगा, मतलब जो बॉडी होगी इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में, उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा सोचो, इलास्टिक वाले केस में ही आपकी बॉडी अपना फुल्ली काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी जो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सबसे ज्यादा अगर कहीं मिल सकता है तो वो कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक में। सबसे कम कहां मिलेगा, इन इलास्टिक में। और इलास्टिक इन इलास्टिक बॉडी जो होती है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, उसकी वैल्यूज कहां मिलेंगी, सेपरेशन, क्योंकि उसमें भी तो बॉडी सेपरेट करेगी ना, क्योंकि वहां पर भी डिफरेंट वेलोसिटीज है, तो उसकी वैल्यू हमें कहां मिलेगी, मैक्सिमम और जीरो के बीच में। तो इट मींस कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक बॉडी इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू एंड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में आपको ऐसी बॉडीज ही मिलती हैं, ये तो आइडियल केस हो गए ना, कोई बॉडी प्योरली इलास्टिक मिलती नहीं है, क्लोज टू प्योर इलास्टिक हो सकती है, क्लोज टू प्योर इन इलास्टिक हो सकती है, बट हर बॉडी थोड़ा बहुत तो डिफॉर्म करती है। तो ये है वास्तविकता। इस वास्तविकता को समझने के लिए देखो बस हम क्या कर रहे हैं, नेचर से बात कर रहे हैं। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, फॉर कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या कभी जीरो हो सकता है फॉर कोलिजन? द आंसर इज सिंपली नो, क्योंकि अगर ये दोनों की रफ्तार सेम होगी तभी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो जीरो होगा। अगर दोनों की रफ्तार सेम है तो वो एक दूसरे से कभी कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो चीज है, ये इलास्टिक और इन इलास्टिक हो या इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में हो, तीनों केस में सिमिलर रहने वाला है, क्योंकि डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग कोलिजन। जब तक अप्रोच कर रहे हैं तब तक वो कुछ भी नहीं होता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा, एक रेशियो लेते हैं जिसका भी नाम नहीं दिया है हमने, बस एक रेशियो लिया जिसको सिंबल ई दे दिया, ठीक है, जिसमें हमने न्यूमरेटर में लिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को और डिवाइड किया उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। क्यों किया हमने वो मैं बताता हूं अभी आपको, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। ये रेशियो हमने लिया, ठीक है, रेशियो हमने लिया। अब हम रेशियो कुछ भी बना सकते हैं हमारे हाथ में, हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को ऊपर रख सकते हैं, सेपरेशन को नीचे रख सकते हैं, और उसके बेसिस पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। बट सेपरेशन को ऊपर रखने के पीछे रीजन ये है क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो आती है। अब जीरो आती है तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको ऊपर रख दिया जाए तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी फाइनाइट रेंज में रहेगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है ई की, वो जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में मिनिमम वैल्यू जो न्यूमरेटर में आ सकता है वो जीरो आ सकता है। तो ई की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हो गई शून्य, तो ई जो है शून्य से तो बड़ा होगा, और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इस रेशियो के लिए, वो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है।
अब हम इसमें भी ना डायरेक्टली बोल देते हैं कि इलास्टिक के लिए 1 होगा, ठीक है। ये बस मैंने इसलिए बोला ताकि आपको समझाऊं कि ऐसा बोलने से हमने एक अपने ऊपर एक लाइबिलिटी डाल ली है कि हमें ये बात याद रखनी है। इवन 1 इज अ वेरी सिंपल नंबर, बट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आज तो 1 आ रहा है, आगे कुछ सीखोगे उसमें 1 ना हो के 3.789 हो, ऐसी वैल्यू हो, तो क्या हम जिंदगी भर याद करते रहेंगे? सोच के देखो, 1 याद रह जाता है तो यहां प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, ये इंसान ने खुद से थोड़ी बोली होगी, ढूंढा होगा ना नेचर से। जब ढूंढा होगा तब उन्होंने बताया होगा कि ये 1 है। तो बिना ढूंढे अगर मैं 1 बोल देता हूं तो मैं अपने आप को वो गलत आदत दे रहा हूं जहां पर मैं चीज को एक्चुअली में याद कर रहा हूं। पॉइंट को समझो, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट समझो, ब्रेन नर्चरिंग का एक पार्ट समझो इसे। तो इसको मैं बस लिख रहा हूं एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि फिलहाल मुझे नहीं पता है, ठीक है। किताब में लिखा है 1, बट कोई बात नहीं, हम ऐसा मान के चलेंगे हमें नहीं पता है, और हमारा अगला टास्क क्या बन जाता है, उसको खोजना। तो अब हम उसे खोजते हैं, ठीक है। मैं इसी वीडियो में इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, मुझे पता है लेंथ लंबी हो रही होगी वीडियो की, बट स्टिल इसी में कर लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम किस केस में होगा। ये आपका ई, जो ये रेशियो है, ये किस केस में मैक्सिमम होगा? ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि बेसिकली मैं लिखता हूं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, ठीक है। यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, दिस रेशियो। अभी नाम नहीं देते हैं, ठीक है, नाम नहीं देते हैं। नाम बेसिकली इंग्लिश ग्रामर से ही लिया गया है, जो हम बोलते हैं ना रेस्टिट्यूशन, मतलब कितना रेजिस्ट कर रहा है, उससे वर्ड आया है ये रेस्टिट्यूशन, बट अभी लाते हैं बाद में। तो हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है। फॉर फॉर इन इलास्टिक ई इज डायरेक्टली 0, ठीक है। फॉर इलास्टिक द रेशियो विल बी मैक्सिमम, ये हमें पता है, ठीक है। क्योंकि v2 माइनस v1, देखो u1 माइनस u2, ये तो भैया सीधा सीधा वेलोसिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन v2 और v1 जो है ये डिपेंड करता है कोलिजन पे, ठीक है, कि इनकी फाइनल वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है। अब इन इलास्टिक में ही आपको सेपरेशन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, तो जब न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा तो इस रेशियो की वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर होगी, ठीक है। बेसिकली हम सेपरेशन की वेलोसिटी को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। अब लेकिन वेलोसिटी इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान से सुनना, हमने रेशियो क्यों लिया, पहले उस सवाल का जवाब दे देता हूं, ठीक है। रेशियो क्यों लिया? इसको बोलते हैं, जो कहते हैं ना इंटेलिजेंट लोग, ब्यूटीफुल माइंड, क्यूरियस माइंड, जब नेचर से बात करने लगते हैं, ठीक है, तो उनका दिमाग इतना ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो वो सोचते हैं एक बारे में, ठीक है, कि देखो u1 u2 v2 v1, v2 v1 डिपेंड करेंगे आपके u1 u2 पर, और u1 u2 की देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, कुछ भी ले सकते हैं ना भैया। मैं चाहूं तो लाइट की स्पीड से दौड़ाऊं उसे, ठीक है, मैं चाहूं तो उसे चींटी की स्पीड से दौड़ाऊं, उसके बेसिस पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि v2 माइनस v1, जस्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को अगर मैं देखूं तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करूं इन इलास्टिक बॉडी के लिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो वो तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर v2 v1 की वैल्यू u1 u2 पर डिपेंड करती है, ठीक है, और u1 u2 की मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं, मैं किसी भी तरीके से कोलाइड करा सकता हूं, तो इनकी जो इसका रेंज बोलूं, अगर मैं एज अ जो फंक्शन वाला रेंज होता है कि इस फंक्शन की कितनी वैल्यूज आती हैं, तो अगर मैं इसको डोमेन बोलूं और इसको रेंज बोलूं, तो इस डोमेन वैल्यू के साथ इस रेंज को अगर मैं मैप करने जाऊं तो यहाँ पे तो अनंत अनंत संख्याएं बन जाएंगी। बट रेशियो में क्या होगा, डिपेंडेंट है, तो इनका इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही ना, उस कनेक्शन की वजह से एक रेशियो मिल जाएगा। अब सोचो कि भैया v2 v1 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 900 है, और u1 u2 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 300 है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया, जस्ट रेशियो की भावनाओं को समझो। और एक केस है कि एक v2 v1 का जो डिफरेंस है वो 9 है और इधर 3 है, ठीक है। अगर सिर्फ सेपरेशन देखें तो एक तरफ 900 है, एक तरफ 9 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 300 है, लेकिन रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी 3:1 है, ये भी 3:1 ही है। तो रेशियो से आप एक बहुत, जो जब आप बहुत सारे नंबरों में खेल रहे हो ना, वहां एक छोटे नंबरों में आ जाता है। रेशियो क्यों लिया? क्योंकि ये जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, और मजेदार बात, कनेक्टेड है बट कैसे हमें नहीं पता है, वही तो खोजना है। वो खोजेंगे तो हम सीखेंगे, सीखेंगे तो हम इवॉल्व करेंगे, ठीक है। याद नहीं करना है, खोजना है, ठीक है। तो रेशियो का रीजन आपको समझ आ गया होगा कि रेशियो अमूमन आते ही इसलिए है जब वैल्यूज बहुत सारी हो जाती है ना। पॉसिबिलिटीज तो अनंत है ना, v2 v1 की वैल्यू, u1 u2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, उसके बेसिस पे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी v2 माइनस v1 की, ठीक है। और हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को स्टडी करना है, तो बेस्ट टाइम इस रेशियो को स्टडी करें। ये क्या होगा, ये इस पर डिपेंडेंट है, तो इनका रेशियो जो होगा वो एक जो इनकी डिपेंडेंसी आपस में जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन ढूंढने के बाद रेशियो की एक रेंज मिल जाएगी, यहां से यहां तक काम करेगा, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक काम करेगा। अब वही मैक्सिमम वैल्यू हम लोग खोजेंगे, तो इससे हमें एक रेंज मिलेगी भैया यहाँ से यहाँ, और फिर उसके बेसिस पर हम बता देंगे कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी,
अगर ई का रेशियो वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है तो कोलिजन प्योरली इलास्टिक है, अगर रेशियो 0 के बराबर है तो कोलिजन प्योरली इन इलास्टिक है। इन दोनों के बीच में है तो वो है कोलिजन आपका इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में, और इस रेशियो की मदद से हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और उस मोशन को, उस कोलिजन में इनिशियल फाइनल जो भी वैल्यूज हमको एक नहीं बताई होगी ना, उसको हम ढूंढ लेंगे। तो हम रेडी हो गए मित्र से बात करने के लिए। दैट्स इट। ठीक है, सो नाउ वी नो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब हमारा काम है इस मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना। ये मैक्सिमम वैल्यू किस केस के लिए है, इलास्टिक वाले केस के लिए है। तो इस रेशियो को ढूंढने के लिए हमें करना क्या है। अब हम सोचेंगे यार हमें तो पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या, तो प्रोसीजर हमें पता है, बस इतने में लिखा हुआ है। पहली चीज, फाइंड दिस एंड दिस, काम खत्म। आपको नेचर ने खुद बता दिया करना क्या है, वो ढूंढो और ये ढूंढो, मिल गया, डिवाइड कर दो, मिल जाएगा आंसर। तो वही करते हैं। तो भैया फॉर इलास्टिक कोलिजन हमारी फाइंडिंग्स को अगर हम देखें तो वो ये है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इनिशियल फाइनल मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, और साथ ही साथ m1u1 स्क्वायर 1/2 काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। अब यही जानकारी है ना हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। अब इसी जानकारी हमारा ब्रेन वही प्रोसेस कर सकता है जो हमारे पास है, जो नहीं है उससे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं जानकारियों की मदद से इसको खोजना है। हमारा अपने आप टास्क समझ आ गया हमें कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्यों पढ़ाई आपस में कनेक्टेड होती है। इनको बीच में जब मैं खोजने जाऊंगा, अब मैं पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो कि मैंने भी अपने एक टाइम पर इस चीज को फेस किया था। मैं इसको सॉल्व करने के लिए कई प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करूंगा, दाएं बाएं इसको करूंगा, और मुझे कई बार गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियां मुझे सिखाएंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। और जब मैं उन चीजों को हटाते हटाते फाइनली एक नया नया तरीका सोचता रहूंगा, तो मेरे सोचने की शक्तियां बढ़ेंगी, और फाइनली मैं वो ढूंढ लूंगा कि मुझे ये चीज कैसे निकालनी है। अगर मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट करूंगा तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। ठीक है, और वही कंफ्यूजन मुझे प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए, मुझे डीमोटिवेट भी करेगी। अगर मैं डीमोटिवेट हो गया तब तो मैं करना ही छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को एक राजा की तरह सोचूं कि नहीं भाई करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इस प्रक्रिया से नहीं आ रहा, प्रक्रिया बदलो, दूसरे तरीके से सोचो। ठीक है, उसके लिए हमारे को ये लूप होल्स भी पता चल जाएंगे कि जो जो प्रीवियस नॉलेज हमें लेनी चाहिए थी, जो हमारे पास नहीं है, तो किस चीज की कमी है, वो ज्ञान भी हमें मिल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो फाइनली हमें ढूंढना है v2v1 v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2, इस चीज को हमें ढूंढना है। तो वही ढूंढेंगे इसकी मदद से। अब कैसे ढूंढें, तो सबसे पहले तो ये हाफ हाफ हटा देता हूं, क्योंकि कॉमन है दोनों तरफ से, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा। बट ऑन द साइड कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, आप पहले खुद ढूंढो। ठीक है, फिर क्योंकि मैंने भी ढूंढा था 4-5 बार, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां करी हैं इसमें, फिर जाके मुझे फाइनली ये चीज समझ आई कि कैसे ढूंढना है, क्योंकि ये तो किताबों में शायद नहीं है। ठीक है, शायद नहीं है कि कैसे इसकी वैल्यू को ढूंढना है, और अगर होगा भी तो भी मुझे खुद से ट्राई करना चाहिए। जैसे होने को तो यही दिख जाएगा आपको कैसे करना है, ठीक है, लेकिन डू इट योर सेल्फ 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, फिर आगे आप कंटिन्यू कर लेना। तो अब बात करेंगे इसको खोजे कैसे। तो ऑब्वियसली जो ज्ञान पहले से मौजूद है मैं उसी का इस्तेमाल कर सकता हूं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर, ठीक है, m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा है। कई गलतियां करने के बाद जो फाइनली मुझे चीज निकल कर आई वो ये कि यहाँ m1 है, यहाँ m1 है, मैं इनको कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इनको कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, उसको उधर ले जाता हूँ। तो m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, ये किया। अब जब ये किया, वो क्यों आया पता है, ये आइडिया मुझ तक कैसे पहुंचा, गलतियां करने के बाद। ऐसा नहीं कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बात पता चल गई थी, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद सेम यही प्रक्रिया मैंने यहां कर दी कि m1 कॉमन लेना है। ठीक है, ये वाली चीज तो इससे आ गई, अब इससे हम यहां पर लाते हैं, m1 कॉमन लेता हूं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें m2 कॉमन लेता हूं, इधर ले जाके m2 कॉमन ले लेता हूं, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। जब मेरे को फाइनली ये दिखा ना, तभी मेरे को उसी टाइम क्लिक हुआ, अपने उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, कि हाँ अब मिल गया फाइनली। जब तक मैं इन दोनों को इधर इधर रख के कर रहा था ना, बड़े लंबे लंबे प्रक्रिया बन रही थी। ठीक है, लेकिन फाइनली अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर ऊपर वाली इक्वेशन को देखूं, m1 कॉमन लूं तो u1 माइनस v1 है, और इधर है m2 v2 माइनस u2 है, बस m2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, इस चीज को अगर मैं देखूं तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है। तो इसको अगर मैं वापस से सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, और ये सब क्या है, छोटी क्लासेस में जो सीखा है वही चीज तो है, वही ज्ञान तो काम आ रहा है। क्यों गणित के अंदर हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन करके आंसर लाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, ताकि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके, नई खोजें करने के लिए। वो सिंप्लीफिकेशन जस्ट आपको एग्जाम पास कराने के लिए नहीं था, वो जो आपने सीखा देखो आज काम आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम आया कि नहीं आया।
ठीक है, काम आ रहा है, तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 मल्टीप्लाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 मल्टीप्लाई v2 माइनस u2। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन, फाइनल जो हमने दाएं बाएं करके कर लिया। अब जरा देखा जाए कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इसको इस सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आता है कि डिवाइड करने से मुझे क्या बेनिफिट है, m1 मेरा निकल जाएगा, m1 u1 माइनस v1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला क्या है, m2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये देखो डिवाइड 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 डिवाइड, और नेचर में जो ये था ना सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही मिल गया हमें। कैसे मिला, u1 प्लस v1 है यहां पर, तो देखो फाइनली मुझे क्या मिलता है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। u एक तरफ लाओ, v एक तरफ लाओ, तो क्या आएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, v2 माइनस v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, और ये दोनों इलास्टिक वाले केस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसे वही इसको यहां डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, एंड दैट इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और नेचर ने हमें दिखा दिया कि दिस इज इक्वल टू योर ई, एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने डिस्कवर कर ली कि ये होगी 1। और इस डिस्कवरी के साथ ये सीख भी मिली कि जो आप पढ़ते हो वो आपके वास्तविक जीवन में काम आता है, नई खोज करने के लिए भी, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, खोज करने के लिए उस ज्ञान की जरूरत होती है। साइंस सीखने के लिए है, गणित सीखने के लिए है, अपनी जिंदगी के लिए, ना कि जस्ट एक एग्जाम के लिए। तो यहां पर हो गया इलास्टिक के लिए तो 0, इन इलास्टिक के लिए 0, इलास्टिक के लिए 1, सो ई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल लाइफ कोलिजन्स, जो कि इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में होती है। और ई की वैल्यू देके हम यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियल फाइनल जो अननोन वैल्यू होगी उसको ढूंढ सकते हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके, जो कि हम सवालों के दौरान देख ही लेंगे। सो दिस इज व्हाट योर दिस रेशियो, और इस रेशियो को नाम दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, अब ये रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया तो इसको नाम दिया रेस्टिट्यूशन। रुकावट, रुकावट का रेशियो, अगर पूरी रुकावट है तो 0, बिल्कुल रुकावट नहीं है तो 1, और रुकावट और मतलब इन दोनों के बीच में तो ई, इसलिए इसका नाम रेस्टिट्यूशन पड़ा। वही जो अपनी लिपि में बात करते होंगे, उन्होंने विदेश के जो वैज्ञानिक थे उनकी भाषा अंग्रेजी है तो उन्होंने अपनी सहूलियत अनुसार इसका नाम रेस्टिट्यूशन रखा। और कॉफिशिएंट मतलब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, एक रेशियो की तरह, तो वो कॉफिशिएंट ऑफ अमूमन रेशियो में ही ऐसे नाम आ जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज कोलिजन, नेचर से हमने सीख लिया, इलास्टिक, इन इलास्टिक, दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये चीजें याद करने की बजाय जब नेचर से बात करी तो कितना बेहतरीन तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, आपने अपने आप को ट्रू वे में नर्चर किया, आपने सीखा कि सीखते कैसे हैं। और जब ये सीख लिया ना तो क्या आप आगे चीजें खुद से करने की आदत नहीं बनेगी, बनेगी। और यही है वो ट्रू साइंस जो हमें थ्रू आउट अपने इस जर्नी में करनी चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि स्कूल्स में हो, कोचिंग्स तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हैं भी तो वहां पर भी ऐसा ही हो कि पढ़ने में मजा आए, खोजने के लिए पढ़े साइंस के लिए, मैथ पढ़े मैथ के लिए। ठीक है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट कोलिजन इज। आपको मैं चाहूंगा कि अब आप इस चीज को स्वयं करें, राइट वे में करें, और विज्ञान और गणित का आनंद प्राप्त करें। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि स्टेम वेदास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने स्टेम वेदास के बारे में बताएं कि स्टेम वेदास जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।